और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम सर्किट वाली जो एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें सबसे मेन फैक्टर और सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन यह होता है कि हमें एक सर्किट को पूरा करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हमने पहला सर्किट पूरा करा, दूसरा सर्किट पूरा करा, तीसरा सर्किट पूरा करा, अब चौथे सर्किट के लिए आपके पास जान ही नहीं बची है, आप पूरी तरह से थक गए हो, इसलिए आप उस समय वहाँ पर उस व्यायाम को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पर सर्किट पूरा करना ही होता है। और यही बात मैंने स्वामी जी के मुँह से सुनी थी कि ये जो दंड और बैठक है, इसमें यदि हम बीच में थक जाते हैं लेकिन हमको रेपिटेशन पूरा करना होता है। यदि हम बीच में थक रहे हैं और रेपिटेशन पूरा नहीं कर रहे हैं तो फिर हम अपनी क्षमता को बढ़ा ही नहीं पाएंगे। हम सोच रहे हैं कि 1 मिनट की दंड करते रहें और इसी में ही हम अपने एकदम पूरे बढ़िया पोस्चर में रहें, लेकिन 1 मिनट के बाद आपको बढ़ना होगा, 2 मिनट तक जाना होगा, 3 मिनट तक जाना होगा, लेकिन पोस्चर को ठीक रखते हुए आपको व्यायाम करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आप दंड के पहले स्टेप में गए, फिर दूसरे स्टेप में आगे गए, फिर तीसरे स्टेप में पीछे जाते वक्त जब आप ऊपर जा रहे हो तो फिर ऊपर जा ही नहीं पा रहे हो। हमको हर हाल में जो दंड और बैठक है उसको पूरा करना ही होता है। उसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो सर्किट है वह पूरा करना ही होता है। इस सर्किट ट्रेनिंग में हम कुछ एक्सरसाइज ऐसी करते हैं जिसमें हम वेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर बताया गया है कि आप अपनी क्षमता जितनी है उसका आधा वेट यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यदि आपकी क्षमता 400 LVS वेट उठाने की है तो फिर आप 200 LVS का वेट यूज़ करके बेंच प्रेस लगा सकते हो। यदि आपको सर्किट ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा कठिन बनाना है तो फिर यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि आप अपने वज़न को बढ़ा सकते हो, और जैसे कि जो आप सेट लगाओगे उसमें आप समय भी बढ़ा सकते हो। 1 मिनट से ज़्यादा यदि आप 2 मिनट लगाओगे तो फिर वहाँ पर आपको रेपिटेशन ज़्यादा करनी होगी। और ज़्यादा कठिन बनाना है तो फिर आप जो रेपिटेशन कर रहे हो उसकी जो स्पीड है उसको भी बढ़ा सकते हो। यह जो सर्किट ट्रेनिंग है यह मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर काम करती है। पहला ताकत, दूसरा श्वसन प्रणाली। सोचो कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है कि इंसान को 2 ही चीज़ें चाहिए होती है, पहला ताकत और दूसरा स्वस्थ शरीर। तो ताकत के लिए तो ये मशीन बन गई, और दूसरा ये जो मशीन में हम जो व्यायाम कर रहे हैं, इस व्यायाम को करने की वजह से ही हमारा जो फेफड़ों का जो सिस्टम है, जो हमारी श्वसन प्रणाली है, यह भी मजबूत होती है। यह इस सर्किट ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ताकत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी श्वसन प्रणाली है यह भी अद्भुत रूप से बढ़ती है। अब सोचो इस मशीन से हम कुछ रेपिटेशन करेंगे और हमारी सांस फूलेगी तो फिर हमारी जो श्वसन प्रणाली है वह ठीक प्रकार से रहेगी। और इसी तरीके से यदि हम अपने देश की तरफ नज़रें लगा कर देखें तो फिर वहाँ पर सोचो एक इतना बड़ा प्राणायाम का सिस्टम ही दिया गया है कि यदि आपको श्वसन प्रणाली को मजबूत बनाना है, अपने फेफड़ों की क्षमता को मजबूत बनाना है, तो फिर यहाँ पर प्राणायाम का पूरा कोर्स रखा हुआ है। प्राणायाम की इतनी सारी विद्याएं रखी हुई हैं जिसके माध्यम से आप जो चाहो वो प्राणायाम कर सकते हो, अपने शरीर को अतुलित शक्तिशाली बना सकते हो, अपनी जो श्वसन प्रणाली है उसको इतना मजबूत बना सकते हो कि आप 3 मिनट तक, 4 मिनट तक अपनी छाती को फुलाकर भी रख सकते हो। तो इस मामले में हमारा भारत शुरू से ही धनी रहा है कि ताकत के लिए यहाँ पर दंड बैठक दिया गया है। और तो और यदि आपको फेफड़ों की क्षमता बढ़ानी है, श्वसन प्रणाली की क्षमता बढ़ानी है, तो फिर यहाँ पर एक प्राणायाम भी दिए गया है। और एक प्राणायाम नहीं, यहाँ पर लाखों प्राणायाम दिए गए हैं। और लेकिन जो दंड बैठक के साथ जो कुंभक करके किया जाने वाला व्यायाम है वह हमारे शरीर को अतुलित शक्तिशाली बनाता है, और तो और हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसको भी अतुलित शक्तिशाली बना देता है। श्वसन प्रणाली जब राममूर्ति जी की खूब अच्छी हो गई तभी तो वह सांस के रोग से मुक्त हो पाए, और उन्होंने अपनी छाती को इतना विकासशील बना लिया और इतना कठोर बना लिया प्राणायाम के माध्यम से कि वे अपनी छाती पर भी हाथी को बड़ी ही सरलता से रखवा लेते थे। तो इस मामले में मुझे ये कहना होगा कि भारत सच में धनी रहा है, ताकत के मामले में और प्राणायाम के मामले में। और सोचो ये 2 चीज़ें जो हैं ये इस सर्किट ट्रेनिंग में भी बताई गई है कि इससे हमारी जो श्वसन प्रणाली है वह मजबूत होती है और ताकत में वृद्धि तो होती ही होती है। सर्किट ट्रेनिंग में 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो हम अपने शरीर पर लोड डालते हैं,
दूसरा हम इसमें रेपिटेशन करते हैं। तीसरा इसमें हम अपनी टाइमिंग को विशेष रूप से ध्यान देते हैं कि हमको 60 सेकंड के भीतर मैक्सिमम से मैक्सिमम रेपिटेशन लगानी होती है। सर्किट ट्रेनिंग से ताकत और सहन शक्ति में भी वृद्धि होती है और सांस की जो क्षमता है उसमें तो वृद्धि होती ही होती है। अब यहाँ पर इस पुस्तक में सर्किट ट्रेनिंग के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसको मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। पहला सुझाव दिया गया है कि सर्किट ट्रेनिंग का उद्देश्य पसीना बहाने के लिए मजबूर करना है। अब देखो सीधा सीधा सुझाव ही ये दे दिया गया है कि यह जो सर्किट ट्रेनिंग है इसका मेन उद्देश्य ही यही है कि आप अपने शरीर से अधिक पसीना निकालें। जितना अधिक से अधिक आप पसीना निकालोगे उतना आपका शरीर जो है वह टॉक्सिन से फ्री होगा, जो मांसपेशियां हैं वह शक्तिशाली बनेंगी। इसलिए पहला सुझाव ये दिया गया है कि अधिक से अधिक पसीना निकालना है, सांस पर दबाव डालना होता है, क्योंकि अधिक से अधिक पसीना निकलेगा हमारी सांस फूलेगी, तो दोनों चीज़ें एक एक साथ होती हैं। इसमें हमें बस देखना यह होता है कि हम रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जब रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी तो फिर हमारा जो शरीर है वह थकेगा, तो पसीना भी निकलेगा और निरंतर क्रिया होने की वजह से हमारी सांस फूलेगी। इसलिए हम अधिक से अधिक उस समय ऑक्सीजन लेने के लिए आतुर होते हैं। दूसरा बताया गया है स्टेशन के बीच में आराम ना करें, व्यायाम ठीक से सुनिश्चित करें। मैंने पहले ही बताया था कि पहला स्टेशन पूरा होने के बाद जब हम दूसरे स्टेशन में जाते हैं तो फिर वहाँ हमको आराम नहीं करना होता है, बल्कि जैसे ही एक एक्सरसाइज पूरी करी उसके तुरंत बाद जो दूसरी एक्सरसाइज जो है उसको करना होता है, जितना टाइम पीरियड वहाँ पर बताया गया है। तीसरा बताया गया है सर्किट चक्र को तेज करने पर ध्यान दें। ये देखो कितनी मेन बात बताई गई है कि आप जो वहाँ रेपिटेशन कर रहे हो, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जा रहे हो, वहाँ पर जो आप रेपिटेशन कर रहे हो उसको उसकी लिमिट बढ़ाओ, उसकी स्पीड बढ़ाओ। मान लो आप 60 सेकंड के भीतर 20 रेपिटेशन कर रहे हो तो फिर 20 की जगह 30 करो, 35 करो, 40 करो, ताकि आप वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा थको और पसीना बहाओ। चौथा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है जितना हो अंदर हवा ग्रहण करें। यह भी कितनी महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यदि आप रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हो तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने की वजह से ही आपको वहाँ पर जितना हो सके उतना सांस जो है वह नासिका के द्वारा अधिक से अधिक ग्रहण करो, ताकि आपके अंदर की जो कार्य प्रणाली है, जो मांसपेशियां जो थक रही हैं, उसको निरंतर एनर्जी मिलती रहे। एक तरीके से यह जो सारी क्रियाएं हैं ये हमारे शरीर को सामर्थ्यवान बना रही हैं, सहनशील बना रही हैं। क्योंकि नॉर्मल डे में ऐसा देखा जाता है कि अभी हमारी जो मांसपेशियां हैं वह नॉर्मली काम कर रही हैं, लेकिन जब हम कोई भारी काम करने लग जाते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी सांस फूलने लग जाती है, हम पानी मांगने लग जाते हैं और पसीना आने लग जाता है। लेकिन जब हम यह ट्रेनिंग अलग से करते रहेंगे तो फिर घर में होने वाले जो छोटे मोटे काम हैं या फिर थोड़े और भारी वजन वाले काम हैं उनको हम बड़े ही आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मांसपेशियां और हमारे शरीर को पता है कि ये जो छोटा मोटा जो काम है इससे जो थकन होने वाली है यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा थकान और इससे ज़्यादा सहनशील तो हम व्यायाम के दौरान हो ही जाते हैं। इसलिए ये जो व्यायाम है यह हमारी शरीर की जो क्षमता है, सहनशीलता है, उसको बढ़ाता है। इसमें जब आप वेट ट्रेनिंग यूज़ करोगे सर्किट ट्रेनिंग में तो फिर 2 सप्ताह के बाद आपको 2 lbs जो वजन है उसको जोड़ देना चाहिए। अगला पॉइंट बताया गया है प्रत्येक व्यायाम को 60 सेकंड तक ही करें। 30 सेकंड से लेकर के 60 सेकंड तक हमको एक व्यायाम करना होता है। इसमें जो भी स्टेशन होते हैं हर स्टेशन पर हमको 60 सेकंड तक रुकना होता है, और उस 60 सेकंड के भीतर जितने रेपिटेशन हम कर सकें उतने हमको करने चाहिए। और ये जो सर्किट ट्रेनिंग का जो व्यायाम है इसमें हमको कम से कम 8 से 12 मिनट ही लगने चाहिए। तो सोचो कि कम समय में अधिक से अधिक ताकत प्राप्त करने की जो प्रणाली है वह सर्किट ट्रेनिंग है, क्योंकि इसमें हमको 8 से 12 मिनट देने होते हैं। सोचो 8 से 12 मिनट के भीतर यदि हमने पूरा सर्किट पूरा कर लिया तो फिर हमारे शरीर की क्षमता कितनी अधिक हो जाएगी। और यदि हम 6 महीना, साल भर, 2 साल भर इससे सर्किट ट्रेनिंग को करते रहे तो फिर हमारी शरीर की क्षमता और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी
और जैसे कि हम छोटा मोटा काम करने से जो थक जाते हैं, ये थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इससे ज़्यादा थकावट तो हम व्यायाम के दौरान ही खींच ले रहे हैं। हमारे शरीर को शक्तिशाली बना रहे हैं, हमारे शरीर को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। इसलिए ये जो व्यायाम है 8 से 12 मिनट के भीतर ही हमको संपूर्ण सामर्थ्यवान बना सकता है और हमारी मांसपेशियों को अतुलित शक्तिशाली बना सकता है और शरीर की क्षमता को भी बढ़ा सकता है। और ब्रूस ली का यह जो सर्किट ट्रेनिंग जो था, इसमें जो वह व्यायाम करते थे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला व्यायाम है ओवरहेड पुल अप, जिसको वह 30 सेकंड तक करते थे और 30 सेकंड के भीतर वह 8 से 12 रेपिटेशन किया करते थे। दूसरा व्यायाम बताया गया है सीटेड लेग प्रेस, जिसको वह 30 सेकंड तक किया करते थे और इसमें भी वह 8 से 12 रेपिटेशन लगाया करते थे। ये जो व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ, यह सर्किट ट्रेनिंग के व्यायाम है जिसको ब्रूस ली किया करते थे। तीसरा व्यायाम बताया गया है बाइलेटरल अल्टरनेट हिप नी एक्सटेंशन, जिसमें वह खड़े होकर पैर को आगे की तरफ बढ़ाते थे और जिसकी रेपिटेशन 8 से 12 वह किया करते थे। चौथा व्यायाम है शोल्डर प्रेस, 30 सेकंड में 8 से 12 रेपिटेशन किया करते थे। पांचवा व्यायाम है स्टैंडिंग काफ रेस ऑन शोल्डर प्रेस यूनिट, इसको भी वह 8 से 12 रेपिटेशन किया करते थे। छठा व्यायाम है अल्टरनेटिंग केबल कर्ल। सातवां व्यायाम है स्टैंडिंग यूनिलेटरल हॉरिजॉन्टल आर्म एडक्शन। इसके अलावा आठवां व्यायाम है बेंच प्रेस, जिसको वह 30 सेकंड तक किया करते थे और 8 से 12 रेपिटेशन लगाया करते थे। नौवां व्यायाम है रेगुलर डेडलिफ्ट ऑन ब्लॉक यूजिंग बेंच प्रेस। 10वां व्यायाम है नीलिंग पुल डाउन बिहाइंड नेक, इसको भी वह 30 सेकंड में किया करते थे और 30 सेकंड के भीतर जितने रेपिटेशन हो सकते थे उतने ब्रूस ली लगाया करते थे। 11वां व्यायाम है ट्राइसेप्स पुश डाउन, जिसको वह 30 सेकंड तक किया करते थे, जिसमें वह मैक्सिमम रेप्स लगाया करते थे। 12वां व्यायाम है कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी एक्टिविटी। के अलावा 13वां व्यायाम है स्टैंडिंग रिस्ट रोलर और जो चौथी व्यायाम है वह है नेक फ्लेक्शन एक्सटेंशन। यह जो व्यायाम है यह ब्रूस ली जो थे वह सर्किट ट्रेनिंग के भीतर जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत किया करते थे। 8 से 12 रेपिटेशन लगाया करते थे और यहाँ पर टाइमिंग 30 सेकंड बताई गई है। टाइमिंग कुछ भी रही हो या फिर रेपिटेशन कुछ भी रही हो, लेकिन मेन बात यह है कि ब्रूस ली ने अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए यह जो सर्किट ट्रेनिंग थी इसको किया था। यदि कोई भी भाई सर्किट ट्रेनिंग करना चाहे, इसके दो विकल्प हैं, या तो आप सच में सर्किट ट्रेनिंग करो या फिर दूसरा विकल्प ये है कि आप जो राम मूर्ति व्यायाम कर रहे हो, ये जो सारी चीज़ें जो सर्किट ट्रेनिंग में बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें ब्रूस ली, ये जो सारी चीज़ें जो सर्किट ट्रेनिंग में बताई गई हैं, ये सारी चीज़ें राम मूर्ति व्यायाम में भी हैं। इसमें आप जो है वह अपनी थकन की हद तक काम करोगे, अपनी क्षमता को बढ़ाओगे और इसमें हमको जो रेपिटेशन है वह पूरा करना ही करना होता है। ब्रूस ली के जितने भी जो वर्कआउट रूटीन थे, उस रूटीन में यह जो सर्किट ट्रेनिंग का जो सिस्टम है यह सबसे ज़्यादा पावरफुल था और इसने ब्रूस ली को काफ़ी प्रभावशाली भी बनाया था, ऐसा इस पुस्तक में बताया गया है। आगे जो 8वां चैप्टर बताया गया है उसका नाम द एंटर द ड्रैगन रूटीन फॉर मार्शल आर्ट। इसमें देखते हैं कि ब्रूस ली के बारे में या फिर जो सर्किट ट्रेनिंग है उसके बारे में क्या बताया गया है। इस अध्याय में बताया गया है कि जो ब्रूस ली जो थे वह सर्किट ट्रेनिंग के आदी हो गए थे, वह इस व्यायाम को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन इसके अलावा वह कुछ अलग ट्रेनिंग भी करना चाहते थे जिसके माध्यम से वह कुछ स्पेसिफिक जो उनकी जो मसल्स हैं उसको वह टारगेट करना चाहते थे, जैसे कि ऊपरी और निचली पीठ और जांघ और कूल्हे के फ्लेक्सस जो मसल्स होते हैं और जो काफ जो मसल होती है उसको भी एक अल्टरनेटिव स्टेज पर ले जाना चाहते थे, और जो ऊपरी जो मसल्स जो होती है उसकी जो ब्रैकियालिस जो मांसपेशी होती है उसको भी वह टारगेट करना चाहते थे। तो इन कुछ स्पेसिफिक मसल्स का जो सिस्टम था इसको वह और भी ज़्यादा टारगेट करना चाहते थे, इसके लिए वह कोई और व्यायाम भी करना चाहते थे। ब्रूस ली ने नोट्स में लिखा था कि एंटर द ड्रैगन मूवी के दौरान इस एक्सरसाइज को भी वह कर रहे थे, यानी कि एंटर द ड्रैगन जो मूवी थी जब वह
मूवी वह तैयार कर रहे थे तो फिर वह सर्किट ट्रेनिंग को किया करते थे। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि ये जो सर्किट ट्रेनिंग है इसको ब्रूस ली ने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपनाया था। ब्रूस ली का एक छात्र था जिसका नाम रिचर्ड बुस्टिलो है। उसने ब्रूस ली की मृत्यु के 2 महीने पहले ब्रूस ली को देखा था और ब्रूस ली से पूछा था, क्या आप अभी भी एक्सरसाइज करते हो? तो ब्रूस ली ने कहा था, हाँ मैं अभी भी एक्सरसाइज करता हूँ। और ब्रूस ली ने अपना क्वाड्राइसेप्स को फ्लेक्स किया और ब्रूस ली ने अपने दोस्त से कहा कि इस पर अपना पंच मारो। तो दोस्त ने जब उनके मसल्स पर जब पंच मारा तो दोस्त ने कहा कि यह तो लकड़ी के टुकड़े को मारने जैसा है। यानी कि ब्रूस ली का जो मसल्स था वह इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि जब उनके दोस्त ने उस मसल्स पर पंच करा तो फिर ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने एक मांसपेशी के ऊपर अपना पंच नहीं मारा है बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर मारा है, क्योंकि जो ब्रूस ली थे उन्होंने व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था। और ब्रूस ली ने एंड में कहा भी था उस दोस्त से कि मैंने इस मसल को डेवलप करने के लिए वेट ट्रेनिंग करी है। आप चाहो तो आप भी वेट ट्रेनिंग के माध्यम से अपने शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ब्रूस ली जैसा मांसपेशी और ब्रूस ली जैसी मांसपेशियों की क्षमता आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कमी रह जाती है विल पावर में। यदि विल पावर है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। वीडियो में देखने वाले जो आश्चर्यजनक जो चीज़ें होती हैं वह विल पावर के माध्यम से होती हैं। उनका काम ही यही है कि मुझे इस चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाना है और वह माइंड से इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखते हैं कि मुझे इस फील्ड में एकदम परफेक्ट होना है, मुझे यह कर्तव्य करना ही करना है। तो फिर एक तो उनकी विल पावर, दूसरी उनकी रेगुलर की प्रैक्टिस। तो विल पावर और रेगुलर की प्रैक्टिस की वजह से वह उस व्यक्ति जो है वह उस असंभव से दिखने वाले जो काम है उसको भी बड़ी ही आसानी से कर लेता है। इसलिए मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि आपको लगता है कि मैं राममूर्ति जितना या फिर ब्रूस ली जितना शक्तिशाली बन सकता हूँ तो फिर 100% गारंटी है कि आप इनके जितने शक्तिशाली बन सकते हो, लेकिन इनके बराबर की आपके पास विल पावर होनी चाहिए।